नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी रियल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गए हैं। दोस्तों उन बच्चे का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मैंने पोल के माध्यम से पूछा था कि किसी का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है तो क्वेश्चन सेंड कीजिए। अधिकांश प्रश्न जो है एक ही बच्चे ने सेंड किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पोस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन उन्होंने सेंड किया है। इससे पहले मैं ये चालू करने से पहले एक बात बता दूं कि दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने एसएससी जीडी के बैच में जो है वोटिंग डाला था कि मैं आगामी तैयारी इसकी करूंगी। तो इस पे जो है आपको जो है कंटेंट जो है हम कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे। आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे एसएससी जीडी का लगातार, तो जुड़े रहिएगा एक बेहतर तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, आओ किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है। आओ था इस प्रकार का, आओंग इस प्रकार का था कि किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है। तो आपका जो आओ भाषा है ये नागालैंड में बोली जाती है। अगर नागालैंड ऑप्शन में है तो राइट आंसर है, नहीं तो ये जो है तिब्बत में भी बोली जाती है थोड़ी मात्रा में। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसी प्रकार से कोंकणी भाषा की बात कर ले तो ये आपका गोवा में बोला जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। कोक बरोक भाषा ये मैंने पढ़ाई दिया आपको, जो पूछे गए लगातार। आज ग्रुप डी की लास्ट है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। परसों अपने मन से जो आपको वीडियो दिया था उसमें असम के चारों नेशनल पार्क आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये असम में है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। मानस भी असम में है, काजीरंगा भी असम में है, नमेरी भी असम में है, ओरांग भी असम में है। ओरांग नेशनल पार्क का जो है नाम बदला गया है। पहले राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क हुआ करता था, अब राजीव गांधी जी का नाम यहाँ से जो है हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी नेशनल पार्क असम में है, जिसमें काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है। वहां पे 4 नाम दिए गए थे ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन आपका पारादीप था। पारादीप बंदरगाह जो है ये ओडिशा में पूर्वी तट पे स्थित है। कहाँ पे है? पूर्वी तट पे। आप कैसे याद रखेंगे कि जो भी अरब सागर में बंदरगाह होती है ये आपका पश्चिमी तट का बंदरगाह होता है, ठीक है। और जो भी आपका बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह होती है ये आपका जो है पूर्वी तट का बंदरगाह होता है। चूंकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश ये सब बंगाल की खाड़ी के किनारे अवस्थित भारतीय राज्य हैं, तो यहाँ पे इससे भी अनुमान लगाया जा सकता था, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तरी सरकार क्या है। उत्तरी सरकार दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था समुद्री तट है, नदी है, पठार है, मैदान है। इस प्रकार का आपको जो है 4 गो ऑप्शन में दिया गया था। तो उत्तरी सरकार जो है ये आपका समुद्री तट है। समुद्री तट है जो कहाँ स्थित है, यह आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो बीच वाला गलियारा है उसमें स्थित है। आपका यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर के भाग में आंध्र प्रदेश में गोदावरी और महानदी के बीच के क्षेत्र को, यानी 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र है यानी तट हो जाएगा ये। तो ये उड़ीसा और आपका जो आंध्र प्रदेश की इस बीच का जो तट है इसे आपका उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक है। और जो कोरोमंडल तट है ये पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। मालाबार तट कहते हैं। और पाकिस्तान के तट को कहते हैं मकरान, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। मकराना संगमरमर भी होता है जो राजस्थान में पाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई क्या बोल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है काफी सारा आने वाली एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपका ज्योग्राफी से आते ही रहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। कोई बच्चे बोल रहे हैं 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो अगर दोनों में से कोई भी पूछा है तो मैं डिफरेंशिएट करके बताया हूं भाई कि भाई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1992 में आता है। इसी के अधिनियम में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने की बात कही गई थी, और इससे रिलेटेड संस्था जो है ये आपका बलवंत मेहता समिति है। तो ये सब मैंने बता दिया था। इसके अलावा जो ये लागू होती है ना, ये आपका 24 अप्रैल 1973 की लागू होती है। और इसी कारण जो है 24 अप्रैल को इंडिया में जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पंचायत से तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए अगर आपने एनालिसिस रोजाना फॉलो किया है तो। दोस्तों पंचायत से और भी मैं बता दूं आने वाले एग्जाम में, अरे ग्रुप डी खत्म हो रही है, एग्जाम थोड़ी खत्म हो रही है। तो यहाँ पे 9वीं जो अनुसूची है, 9वीं जो भाग है, उसके बाद जो 11वीं अनुसूची है, ये सभी पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 40 है,
आर्टिकल 243 है। ये सभी पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। समिति का नाम आपको तो अब तक याद हो गया होगा। इसके अलावा 11वीं अनुसूची तो पंचायत से है और 12वीं अनुसूची नगर निगम से है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे पंचायत के रिगार्ड में। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन के जनक पूछा जाता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का मतलब ही होता है जो क्षेत्रीय स्तर पे शासन। तो लॉर्ड रिपन ने शुरुआत किया था इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य। तो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य जो है ये आपका पुनिया जी जीते थे। तो यहाँ पे पुनिया ऑप्शन में दिया गया रहेगा, राइट आंसर यही करके आना था। एक प्रश्न इससे जस्ट पहले वाले शिफ्ट में मैंने बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया है कि ये प्रश्न नहीं आए थे। तो कोई बात नहीं भैया, अब स्टूडेंट को सारे प्रश्न याद नहीं रहते, एक आध गलत ही बता दिया तो कौन सी जो है दिक्कत हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए काम आ गई है ना। यही प्रश्न बताया कि नहीं पूछा गया था और यही प्रश्न सेकेंड शिफ्ट में पूछा, क्या इत्तेफाक है ना। 76वां अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो ये आपका महान्यवादी से है। मैंने ये भी बताया था अभी वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल है आपका महान्यवादी। और ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करती है? प्रेसिडेंट करती है। इसके अलावा जो केंद्र राज्य स्तर पे जो सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है आपका महाधिवक्ता है। कौन है? महाधिवक्ता। इसे क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल अंग्रेजी में। और इसकी नियुक्ति जो है आपका गवर्नर करती है, यानी राज्यपाल करती है राज्य स्तर पे। तो दोनों बात समझ में आ गई। केंद्र स्तर पे जो है सबसे बड़ी विधिक अधिकारी महान्यवादी जो आर्टिकल 76 से संबंधित है, और राज्य स्तर पे आपका महाधिवक्ता होता है जिसकी नियुक्ति आपका जो है राज्यपाल करता है। वर्तमान में के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में एक और एडिशनल जानकारी है कि ये किसी भी सदन में वोटिंग नहीं कर सकते, भाग ले सकते हैं संसद के कार्यवाही में। तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रिज्म से प्रकाश गुजरने को क्या कहते हैं। डायरेक्ट हिट किया गया था और मैंने हुबली जोन वाले के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये दिया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वही सीट है जो मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी पूछा था, बताया था कि भाई लाल और बैगनी बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि ये दोनों ऊपर में है, ये बिल्कुल ही नहीं पूछता है। ठीक है, तो पूछता कौन है? ये बीच वाला। लेकिन ये नहीं, सीधे सीधे सिंपल पूछा कि भाई जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा दे देना चाहूंगा अब जो जानकारी है इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी एग्जाम कई सारे बाकी है। अभी जीडी भी आ रहे हैं, आरपीएफ में वैकेंसी आने वाली है, एमटीएस का डिक्लेरेशन हो गया है। तो एग्जाम की कमी नहीं है, बस पढ़ाई की कमी है। तो यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश जब डालते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी होती है। लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होगी, बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। और तरंग दैर्घ्यों की जो क्रम है आरोही क्रम में, लाल के बाद अवरोही क्रम में हो जाएगा, है ना, क्योंकि लाल सबसे अधिक। तब घटते क्रम होगा तो ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, है ना। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो ध्यान रखना आपको कि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन में जो है या अपवर्तनांक कहिए, इसमें जो आपका व्युत्क्रमानुपातिक रिलेशन होता है, यानी तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। ठीक है, चालकता और प्रतिरोधकता में भी व्युत्क्रमानुपातिक रिलेशन है, इससे भी आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, है ना। उसके बाद मैंने एक बताया था कि आयतन और घनत्व में भी जो है व्युत्क्रमानुपातिक का संबंध होता है। इसीलिए जल का जो घनत्व है 4 डिग्री सी पे सबसे अधिक होती है और आयतन सबसे कम होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है एग्जाम में कि जल का जो घनत्व है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो 4 डिग्री सी पे होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि विश्व चैंपियनशिप कुश्ती 2022 में, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बच्चा जो है पोस्ट किया है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन आया होगा क्योंकि यहाँ पे रजत पदक जीता ही नहीं गया है। ठीक है, तो विश्व चैंपियनशिप कुश्ती 2022 में कितने रजत पदक जीते, ऐसे ही लिखे हैं रजत पदक। तो रजत पदक जो है 0 जीते हैं। हो सकता है भाई 0 ऑप्शन में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 0 जीता है। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 ही पदक मिले हैं भारत को और दोनों जो है आपका ब्रॉन्ज मिले हैं। कौन कौन जीता है? तो फिर से बजरंग पुनिया और अंशु मलिक ने जीता है। इसके बाद जो बात करें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हुआ था, उसमें अंशु मलिक ने रजत जीता था। तो अगर रजत की बात किया होगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तो मेरे ख्याल से 2021 का पूछ रहा होगा और उसका आंसर जो है अंशु मलिक करके आना था। ठीक है, क्लियर। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 51 के क में रखा गया है। इसके बाद ये कब जोड़ी गई थी? 1976 में जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, तो इतने बात आपको ध्यान रखने हैं मौलिक कर्तव्य से,
है ना। एक प्रश्न आपको पूछा गया था यहाँ पे कि इंद्रधनुष बनने के क्या कारण है। दोस्तों इंद्रधनुष बनने के कारण जो है परिकीर्णन भी है और पूर्णांतिक परावर्तन है। तो डिपेंड करता है कि ये दोनों एक साथ दिए गए थे या नहीं। अगर एक साथ दिए गए होंगे तो यही राइट आंसर करके आना था। पूर्णांतिक परावर्तन के कारण और भी कुछ कुछ है जो गिने चुने हैं, ध्यान रखिए। हीरा का चमकना, फूटा हुआ कांच का चमकना, है ना। उसके बाद एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। मृग मरीचिका का आपने नाम सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में हेलुसिनेशन कहते हैं। जब आप गांव घर में पक्की सड़क पे जाते हैं गर्मी के दिनों में, बाइक चला रहे होते हैं, दूर से दिखते हैं कि भाई पानी जैसे दिख रहा है, लेकिन वहां पर कोई पानी नहीं रहता, उसे मृग मरीचिका कहते हैं। ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ये घटना घटित होती है। एक प्रश्न आपसे प्रधानमंत्री दिव्यांग योजना से रिलेटेड आया है, लेकिन ये नहीं पूछा गया। मैं बता दूं प्रधानमंत्री दिव्यांग योजना जैसे ही है तो कुछ ना कुछ रूप में दिव्यांग के जो है हेल्प से संबंधित ही होगी, है ना। ये तो फिर आर्थिक मदद होगी या फिर कहीं एंट्री की बात में जो है छूट होगा। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो भाई कोई योजना प्रधानमंत्री क्यों चलाएंगे, जो जनता की हेल्प के लिए। तो यहाँ पे नाम स्पष्ट है, दिव्यांग योजना। दिव्यांग मतलब जो होता है डिजेबल्ड पर्सन जो होते हैं, विकलांग, उनके लिए। तो इनके जो कुछ हेल्प की बात कही होगी। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। दोस्तों इससे पहले वाले शिफ्ट में ही मैंने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसके बाद विरंजक चूर्ण सूत्र के साथ रासायनिक नाम और बनाने की प्रक्रिया भी बता दिया था, और सब दिन बताते हैं। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र आपका होता है CSO4 हाफ H2O। इसे जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, और ये जिप्सम के डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए, सभी प्रश्नों को आपके साथ लाया। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।